हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे एक नए लेक्चर के साथ। और आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर 2। कल हमने वेक्टर स्टार्ट किया था, जिसका पिछला लेक्चर हमने वेक्टर फर्स्ट पार्ट कर लिए हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा। लेकिन वेक्टर का ये कौन सा पार्ट होगा? सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर का सेकेंड पार्ट। और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, इस टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो पहला हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीरो वेक्टर। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? जीरो वेक्टर हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीरो वेक्टर किसको कहते हैं। तो जीरो वेक्टर क्या कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास एक कोई वेक्टर ए है। हमारे पास वेक्टर क्या है? ये कोई वेक्टर ए है। अगर इस वेक्टर में से इस खुद को यानी इटसेल्फ खुद को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? जीरो वेक्टर। क्या काम है? ध्यान समझिएगा। कोई वेक्टर ए है, अगर इस वेक्टर ए में से अगर ये खुद को अपने कोई बाई इटसेल्फ सब्ट्रैक्ट कर लेता है तो इसको हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर। तो अगर डिफिनीशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं? इफ अ वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड बाई itself is called जीरो वेक्टर। यानी किसी वेक्टर यानी कि कोई यदि वेक्टर है और वो अपने खुद में से यानी अपने से ही सब्ट्रैक्ट हो जाए उसको हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर। गॉट माई पॉइंट? अच्छा, जरा ध्यान से देखिए। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? और वेक्टर ए है, अगर इसको ऐड करके और इसको खुद में से सब्ट्रैक्ट कर दे तब भी हमारा क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर। देखिए, अगर ये वेक्टर ए है, इसको हमने एडिशन कर दिया निगेटिव ऑफ वेक्टर ए, यानी जिस वेक्टर को हमने लिया वेक्टर ए को, इसके निगेटिव से हमने ऐड कर दिया तो प्लस माइनस माइनस यानी ए वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस हो क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर। क्या हो जाएगा? वेक्टर ए और प्लस माइनस माइनस वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जीरो वेक्टर का मतलब होता है कि कोई वेक्टर अपने खुद में से क्या हो जाए? सब्ट्रैक्ट हो जाए तो जीरो वेक्टर कहते हैं, या अपने निगेटिव से ऐड हो जाए और जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। ओके, अब यहाँ नोट करने वाली पॉइंट क्या है? नोट करने वाली पॉइंट क्या है? जीरो वेक्टर इज also known as null vector। जीरो वेक्टर को हम एक नाम से जानते हैं, एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं नल वेक्टर। यानी जीरो वेक्टर इज आल्सो नोन एज नल वेक्टर। और ये हमारा क्या है? यानी कि जीरो वेक्टर यही हमारा पूरा डिटेल है। गॉट माई पॉइंट? तो जीरो वेक्टर क्या है? एक नल वेक्टर है। तो इसको आप लोग नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपने नोट कर लिया इसको।
नोट करिए, तब हम इसको इरेज करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इसमें जरा एक ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट जरा ध्यान से देखिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर में, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर में याद करने की बात क्या है कि अगर एक हम वेक्टर ड्रा करते हैं, अगर इस वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, तो अगर इसके नेगेटिव वेक्टर लेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए। गॉट माई पॉइंट? एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो इस वेक्टर का नेगेटिव क्या हो जाएगा, इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा आप ध्यान से याद रखिएगा कि अभी भी अगर वेक्टर का साइन बदल जाए तो उस वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? तो ये जीरो वेक्टर है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा दूसरा वेक्टर। ये हमारा जीरो वेक्टर हो गया। दूसरे वेक्टर की बात करें, अगर दूसरा वेक्टर देखते हैं, दूसरा वेक्टर जो है वो है हमारा यूनिट वेक्टर। इसको जरा समझते हैं, यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट का मतलब होता है वन, यूनिट का मतलब होता है वन। तो अगर कोई वेक्टर है, अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहा? दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, वन हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो पहला क्या चीज लिखते हैं इसमें, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड those vector whose magnitude is equal to 1। यानी एक ऐसा वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि उसका नंबर यानी उसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए, ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, दूसरा देखिए, इसका मेन पर्पज क्या है। यूनिट वेक्टर का मेन पर्पज हम देखेंगे क्या है। आखिर यूनिट वेक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इस वेक्टर का मेन पर्पज क्या है। अगर ये वेक्टर है तो इस वेक्टर के पास दो चीज होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज क्या है इस वेक्टर का। इस वेक्टर का मेन पर्पज है डायरेक्शन को दिखाना, यानी डायरेक्शन के बारे में बताता है और वो डायरेक्शन उसी के बारे में बताएगा जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर होगा। क्या कहा हमने कि यूनिट वेक्टर जो है उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर होगा, न कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर वेक्टर कोई ए है और उसका डायरेक्शन अगर इसमें है, इस डायरेक्शन में है, तो उधर ही हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर भी होगा। तो इसका मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज द मेन पर्पज ऑफ यूनिट वेक्टर, main purpose of unit vector to decide the direction along a vector।
डिसाइड डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर। यानी हमने क्या कहा कि इसका मेन पर्पज है यूनिट वेक्टर का कि डायरेक्शन को डिसाइड करता है किसके डायरेक्शन में, वेक्टर के अलोंग। किसके अलोंग, वेक्टर के अलोंग। ठीक है, तो डिसाइड क्या करता है ये, वेक्टर के अलोंग। यहाँ क्या लिख देंगे, टू डिफाइन द डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर। तो इस वेक्टर का मेन पर्पज ये है कि डायरेक्शन को डिफाइन करता है किसके अलोंग, वेक्टर के अलोंग। कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर के अलोंग क्या करता है, डिसाइड करता है। अब यहां देखिए, यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर इज represented by a कैप। जो हमारा यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट इज रीड एज ए कैप। इसे क्या पढ़ते हैं, एक कैप पढ़ते हैं। ए के ऊपर हमने टोपी पहना दिया इसलिए इसको कहते हैं एक कैप। तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एक कैप से। तो इसको क्या कहते हैं, इट इज रीड एज ए कैप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना नोट कीजिए फिर हम आपको आगे समझाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। ओके, नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हम ऊपर इसे रीच करते हैं। देखिए, ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक कैप से। अभी हमने बताया, अगर हम ध्यान से देखें तो एक कैप जो है इसको हम लिखते हैं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इस तरह से हम यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, निकालते हैं। क्या कहा हमने कि यूनिट वेक्टर जो है ए कैप जो है इसको हम निकालने का फॉर्मूला है वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड जब कर देंगे तो हम लोग यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या कहेंगे, इट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर along the vector a। ये जो हमारा यूनिट वेक्टर की वैल्यू है किस वेक्टर के अलॉन्ग है, वेक्टर ए के अलॉन्ग। देखिए अभी हमने क्या बताया आपको कि यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन होता है किसके अलॉन्ग, जिस वेक्टर की हम लोग बात करेंगे। तो ये ए कैप जो है इट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द वेक्टर ए। ये यूनिट वेक्टर किस वेक्टर के अलॉन्ग, वेक्टर ए के अलॉन्ग। और यूनिट वेक्टर निकालने का हमारा यही फॉर्मूला है। ए कैप हमारा यूनिट वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से। ठीक है, तो ये हमारा है जनरली यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। अब यहां से देखिए, एक बात याद रखिएगा, हमारे यहाँ फिजिक्स में जनरली 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं। कितने वेक्टर्स, जनरली 3 यूनिट वेक्टर। एक होता है आई कैप, एक होता है जे कैप और एक होता है हमारा के कैप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरली देयर आर
जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। यानी हमारे पास जनरली 3 यूनिट्स वेक्टर है, जिसमें पहला है आई कैप, दूसरा है जे कैप और तीसरा है के कैप। आई कैप, जे कैप और ये हमारा के कैप। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे पास जनरली 3 यूनिट वेक्टर हैं, एक है आई कैप और एक है जे कैप और एक है हमारा के कैप। ठीक है प्यारे बच्चों, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये जो हमारा आई कैप है ये है एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है हमारा एलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है हमारा एलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। गॉट माई पॉइंट। हमारे पास जनरली 3 यूनिट वेक्टर है, जिनमें से पहला है आई कैप और ये जो यूनिट वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और एक है हमारा जे कैप जो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगा, और एक होगा हमारा आई कैप जो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो इस तरह से अगर कहीं भी आपको आई कैप दिखे किसी वेक्टर से, जैसे कोई हमारा वेक्टर है और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ अगर आई कैप जुटा है तो समझ जाइए कि वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और जे कैप के साथ अगर मैग्नीट्यूड है उसके साथ अगर जे कैप लगा हो तो कहेंगे कि वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है। अच्छा, अगर के कैप है उसकी अगर मैग्नीट्यूड के साथ कोई वेक्टर है, अगर उसके मैग्नीट्यूड के साथ के कैप लगा है तो हम लोग कहेंगे कि वेक्टर किसके अलोंग है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग। तो जनरली हमारे पास यही 3 से यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ओके, इसको नोट करिए तो हम बताते हैं आपको। नोट करिए इसको, ओके। तो जरा समझिए, अब इसको रेज कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, अब मैं समझाता हूं आपको। जरा देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखिएगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखिए हम क्या समझाने का प्रयास करें। मान लेते हैं कि हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमने एक स्टेटमेंट लिखा, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर है तो वेलोसिटी भी, इसकी मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस। तो इसके साथ कौन सा वेक्टर लगेगा, आई कैप। क्या लग जाएगा, आई कैप। यानी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसको और लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी v इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड, या इसको मीटर पर सेकेंड लिख के लिख सकते हैं इसको क्या, 10 आई कैप। यानी कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड से कहाँ जा रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। अभी हमने बताया कि आई कैप क्या डिनोट करता है, आई कैप ये डिनोट करता है कि पार्टिकल जो है हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग चला जा रहा है। तो किस वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है,
तो इस वेलोसिटी जो वेक्टर भी है इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या जा रहा है, वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। गॉट माई पॉइंट, इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं आगे। ओके, इसको नोट करिए। ओके, इरेज कर दें, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट को क्या कर देता है, बदल देता है। अगर यहां दे दे वाई एक्सिस, क्या दे दे बच्चों, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी v इजकल टू 10 जे कैप लिख सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि हमारा जो वेलोसिटी v है वो 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका कौन सा वेक्टर लगा है, जे कैप, तो ये वाई एक्सिस यानी ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। ठीक, ओके। अगर यही जेड एक्सिस के लिए पूछे, पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए, तो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी v इजकल टू 10 के कैप। इस तरह से इसको ऐसे लिखेंगे, यानी ये टर्म बता रहे हैं कि जो हमारा वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकेंड से जे कैप यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, अगर यही के कैप कर दे तो हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए एक बार। ओके, गॉट माय पॉइंट। अब देखिए, ये तो हो गई पॉजिटिव की बात। अगर यहाँ पे निगेटिव दे दे और यहाँ दे दे हमारा एक्स एक्सिस, तो निगेटिव के लिए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी -10 आई कैप, v इजकल टू दे दे -10 जे कैप और v दे दे -10 के कैप। तो ये जो हमारा होगा, ये होगा निगेटिव एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा निगेटिव वाई एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा निगेटिव जेड एक्सिस। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे निगेटिव के लिए। तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से अगर निगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा तो -10 आई कैप, अगर माइनस निगेटिव वाई एक्सिस जाएगा तो -जे कैप, और अगर निगेटिव जेड एक्सिस जाएगा तो -के कैप। ठीक है, इसको नोट करिए। थोड़ा सा हम वीडियो चेक कर लेते हैं, देन आपको हम समझाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। अब देखते हैं हमको क्या समझाना था आपको, एक कंसेप्ट समझा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं फिर समझाते हैं। ओके, देखिए थोड़ा सा एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम है वीडियो में। ओके, अब सही है, हाँ अब सही हो गया वीडियो जाके। थोड़ा सा उसमें दिक्कत थी वीडियो में। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में हम लोग क्या देखेंगे, इस स्टेटमेंट को जरा देखिए। हमारा दिखाया है ए कैप हमारा यूनिट वेक्टर है इजकल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। ठीक है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इजकल टू ए कैप और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या और इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इजकल टू, इस मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख के और डॉट हमारा क्या हो जाएगा, ए कैप। इसको भी आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, ये हमारा नोट पॉइंट में है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा कि वेक्टर ए है, इसको हमने इधर साइड लाया इजकल टू ए कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों का डॉट है,
तो इसका ए कैप की ए मैग्नीट्यूड को हमने ए लिख दिया और ए कैप की जगह पे ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो इसको बाहर निकलेगा तो ए ही निकलेगा, तो ए आया और ये हमारा ए कैप हो गया। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड करें, वेक्टर ए वेक्टर और यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, तब हमको आगे बताते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, तब तक वीडियो को पॉज करके नोट करिए, हम इसको इरेज करके आपको समझाने का प्रयास। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से हम लोग कुछ समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग गिवन वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो ये हमारे वेक्टर दिए हैं, इन वेक्टर्स को हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमारा टर्म क्या होगा, टारगेट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जाए, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जाए। ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन हो गया, और ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, और ये हमारा साउथ डायरेक्शन हो गया। ठीक, और ये हमारा ओ पॉइंट है। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, ओए वेक्टर को 10 मीटर ईस्ट में रिप्रेजेंट करना है। कोई वेक्टर ओए है, ओए वेक्टर है जिसको हमें 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ से ओ और यहाँ से लेके गए 10 मीटर, हमारा ये क्या हो गया, एक ओए वेक्टर जो कहाँ है 10 मीटर आई कैप यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक, ओके। ओसी वेक्टर, चलिए दूसरे देखिए, ओसी वेक्टर जो है 15 मीटर है, यानी वेक्टर की जो लेंथ है वो है 15 मीटर एलोंग दी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हमने कल आपको बताया था, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री पे। जैसे ईस्ट से नॉर्थ जाएगा 30 डिग्री पे, और इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा 15 मीटर। ओसी वेक्टर है जो कितना है 15 मीटर है, और ये कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। गॉट माई पॉइंट। देखिए 15 मीटर एलोंग द नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। एन ई ये है, एन ई का मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना बनाता है एंगल 30 डिग्री, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 15 मीटर। तीसरे वेक्टर की तरफ चलते हैं। एक ओवी वेक्टर है जो 10 मीटर उसका मैग्नीट्यूड है एलोंग वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। देखिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितना डिग्री पे है 45 डिग्री, और लेंथ है 10 मीटर, यानी कि ये एंगल बनेगा 45, इसके साथ कितना डिग्री बनाएगा 45 डिग्री, और इसका लंबाई कितना हो जाएगा, ओ भी वेक्टर है तो इसका लंबाई है 10 मीटर। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो अब समझ में आ गया क्लियर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एन ई का मतलब है कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, और एक हमारा है ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से कहाँ जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, डब्ल्यू एन एंड नॉर्थ से वेस्ट। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेंगे। इस तरीके से कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देन हमको इसको इरेज करते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको, तब बताते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या है रिप्रेजेंट कर दिया हमने, इसको इरेज करते हैं। अब हम आपको आगे टर्म बताते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इरेज कर लें, तीन आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
देखिए, एक हमारा इसमें आता है कोप्लानर वेक्टर। क्या आता है बाबू? कोप्लानर वेक्टर। इसको समझते हैं, कोप्लेनर वेक्टर किसको कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर किसको कहते हैं? को का मतलब होता है सेम और प्लेनर का मतलब होता है प्लेन। को का मतलब क्या होता है? सेम, और प्लेनर का मतलब होता है प्लेन, सेम प्लेन। यानी कि ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हों, ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। उस प्लेन में या तो एक वेक्टर हो सकता है, दो वेक्टर हो सकते हैं, या फिर तीन वेक्टर हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी वेक्टर हैं, अगर वो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। जैसे देखिए, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो ये हमारा एक ओरिजिन हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि प्लेन दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बनता है। तो एक एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। तो जब एक्स और वाई प्लेन है, हमारा क्या है? एक्स और वाई प्लेन है। ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी और ये है हमारा वेक्टर सी। ठीक, यानी कि हमारे पास जनरली थ्री वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और ये तीनों वेक्टर किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में, यानी कि तीनों सेम प्लेन में है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन एज कोप्लेनर वेक्टर। क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर। यानी कि ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हों, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, या फिर वाई जेड प्लेन हो सकता है, या फिर जेड एक्स प्लेन हो सकता है। कोई भी प्लेन हो, उसमें अगर जो वेक्टर लाई करते हैं, ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है। तो इसको नोट करिए, हम आगे कुछ टर्म बताते हैं आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हमको इरेज करते हैं इसको। ओके, इरेज कर दें। ठीक है। अब देखिए क्या हम बताते हैं आपको आगे। ये तो हमारा हो गया कोप्लेनर वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हों, यानी तीनों एक ही दिल से मोहब्बत करते हों, यानी तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही लगाव है, एक ही थाली में खाते हैं तीनों के तीनों, यानी कि एक ही प्लेन में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा वेक्टर आता है वो होता है, देखते हैं क्या, पैरेलल वेक्टर। क्या है? पैरेलल वेक्टर। इस वेक्टर के हम जरा जिक्र करने से पहले थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी को चेक कर लेते हैं, तब हम आपको समझाते हैं। वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर की। पैरेलल वेक्टर किसको कहते हैं? तो देखिए, जैसे हम दो वेक्टर ड्रा करते हैं, ये है हमारा वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर बी। ओके, ये दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल है। वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है? पैरेलल है। पैरेलल कहने का मतलब ये है कि दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड नहीं, जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है। तो ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं पैरेलल वेक्टर। जरूरी नहीं कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हो सकता है,
लेकिन दे हैव सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर को हम लोग पैरेलल तभी कहेंगे जब उन दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हों, लेकिन जरूरी नहीं कि उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो। मैग्नीट्यूड विल बी डिफर बट डायरेक्शन इज सेम। बोथ द वेक्टर हैव डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, लेकिन जरूरी नहीं कि इनकी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो। जरूरी नहीं कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन जरूरी यह है कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो। ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू वेक्टर आर said to be parallel. Two vector are said to be parallel if both have same direction. यानी कि दो वेक्टर को पैरेलल तभी कहेंगे यदि दोनों के पास डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। डायरेक्शन क्या हो, सेम होते हैं। पहले लिखते हैं बोथ हैव सेम डायरेक्शन। ये देखिए, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट जरा देखिए, इफ वन वेक्टर इज स्केलर यानी कि पॉजिटिव नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ वेक्टर। हमने क्या कहा कि यदि कोई वेक्टर है वो स्केलर पॉजिटिव नॉन जीरो मल्टीपल है किसके, एनदर वेक्टर के, मल्टीपल ऑफ एनदर वेक्टर। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा कि एक वेक्टर जो होगा इसमें, जैसे मान लेते हमारे दो वेक्टर हैं तो इसको मान लेते हैं वेक्टर ए। ठीक, ये जो वेक्टर है ये स्केलर मल्टीपल है वेक्टर बी का। के जो है हमारे स्केलर मल्टीपल है, क्या है, स्केलर है। के हमारे कोई कांस्टेंट है जिसका हमने स्केलर नाम दे दिया। स्केलर मल्टीपल किसका है, एनदर वेक्टर, जो हमने वेक्टर बी लिया है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए जो है के टाइम्स क्या है, वेक्टर बी का मल्टीपल से। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल वेक्टर को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो एक वेक्टर जो है स्केलर मल्टीपल होगा दूसरे वेक्टर का, और दोनों वेक्टर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। गॉट माई पॉइंट, ओके। अब देखिए, इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए वीडियो को पॉज करके, तब मैं आगे समझाता हूँ इसके बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। इसको इरेज कर देते हैं। अब जरा से समझने का प्रयास करते हैं। हम एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए जिसका वैल्यू है a1 आई कैप, a2 जे कैप, b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। और दूसरा वेक्टर हम लेते हैं बी वेक्टर जिसकी वैल्यू है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। ये हमारे पास जनरली दो वेक्टर है। a1 जो है आई कैप के अलॉन्ग है, b1 जो है जे कैप के अलॉन्ग, c1 के कैप।
ये तीनों वेक्टर, ये B1 J कैप, C1 K कैप, तो वेक्टर ए को हम लोग क्या लिखेंगे, K टाइम्स A2 I कैप B2 J कैप प्लस C2 K कैप, लिख देंगे ऐसे। ओके, वेक्टर ए वो क्या लिख सकते हैं, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और ये हमारा स्केलर मल्टीपल K है, K, तो इसको क्या लेंगे A2, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, K A2 हो जाएगा I कैप प्लस K हो जाएगा B2 J कैप प्लस K हो जाएगा C2 K कैप, ठीक है। तो यहाँ से इक्वल टू करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगर K की वैल्यू देखें, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 इज इक्वल टू K, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। A1 अपान A2 B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको K लिख सकते हैं, ठीक। अगर यहां से देखें K A2 इक्वल टू क्या लिख दें, A1, तो क्या हो जाएगा, A1 अपान A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोग नोट करिए, तो मैं आपको समझाता हूँ आगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए आगे, फटाफट से नोट करिए। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन हम देखते हैं उसके क्या कंसेप्ट है। क्वेश्चन हमारा ये है कि वेक्टर ए जो है दिया है 2i कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1J कैप। वेक्टर भी दिया है 4i कैप अल्फा J कैप प्लस 6K कैप, हमारा क्या है 6 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द वेक्टर्स A एंड B आर पैरेलल, यानी कि दो वेक्टर A हैं, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, और ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो कह रहे हैं कि हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप पहले एक नोट लिखेंगे। नोट क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, यदि दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उसके कंडीशन क्या है, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। इस कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा। जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनके i का कोफिशिएंट फर्स्ट वेक्टर का और i का कोफिशिएंट सेकेंड वेक्टर का, दोनों का डिवाइड B1 अपान B2 C1 अपान C2 के बराबर हो जाएगा। तो हमें अल्फा की वैल्यू, चाहे दो वेक्टर पैरेलल है, तो यहाँ से देखिए A1 का काम कौन करेगी, A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 हो गया, B2 हो गया, ये C2। तो A1 अपान A2 यानी कि 2 अपान 4, B1 अपान B2 यानी 1 अपान अल्फा, C1 अपान C2 यानी 3 अपान 6। हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला टर्म जो है इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो एक एक को चेक करें, तो 1 अपान अल्फा इजकल टू 2 अपान 4, तो ये जगह 2 अल्फा इजकल टू 4, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ गया, 2 हो गया। गॉट माई पॉइंट। इसको देख लेते हैं, 1 अपान अल्फा इजकल टू हो गया 3 अपान 6, तो 3 अल्फा इजकल टू हो गया 6, तो अल्फा की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 2 हो गया। यानी दोनों ही केस में अल्फा की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो जब भी दो वेक्टर्स हमारे पैरेलल होंगे,
जब भी दो वेक्टर्स हमारे पैरेलल होंगे तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। तो दो वेक्टर के पैरेलल होने का कंडीशन यही है कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होना चाहिए। गॉट माई पॉइंट। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, देन हम आपको आगे बताते हैं। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल वेक्टर अभी हमने देखा, अब उसी का अपोजिट हम लोग देखते हैं एंटी पैरेलल क्या होता है। तो एंटी पैरेलल का क्या होता है कि जब दो वेक्टर ए और बी को एंटी पैरेलल तभी कहेंगे जब दो वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। यानी अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में वेक्टर ए है तो दूसरा हमारा क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जाएगा माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि दो वेक्टर को एंटी पैरेलल तब कहते हैं कि जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। यानी वेक्टर ए अगर इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर इसके अपोजिट में होगा और उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो माइनस साइन लग जाएगा। और ये कहे कि एक वेक्टर जो है, ये वेक्टर ए है, वो स्केलर मल्टीपल होगा, नॉन जीरो निगेटिव वैल्यू होगा यहाँ पे। और वेक्टर बी क्योंकि वहाँ तो पॉजिटिव और यहाँ एंटी पैरेलल तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। और एम की वैल्यू 1 लेते तो वेक्टर किसी बराबर हो जाएगा, माइनस बी के। और यहाँ हमने मैग्नीट्यूड के टर्म में ले लिया, यानी दोनों का लेंथ बराबर। तो जो वेक्टर बी है इसको हमने वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के टर्म में ले लिया, तो वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर बी के, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड के टर्म में ले लिया। तो जब बाहर निकलेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएगा। यानी एंटी पैरेलल का मतलब है कि दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एंटी पैरेलल। ठीक है, ओके। अब हमारा दूसरा कंसेप्ट क्या आता है कि इफ बोथ आर सेम नेचर, क्या कहा, दो वेक्टर सेम कब होंगे, इफ टू वेक्टर्स आर सेम, देन हम क्या बताने जा रहे हैं कि दो वेक्टर सेम होंगे कब। अगर मान लेते हैं एक वेक्टर इधर ए है और ये है 10 और एक वेक्टर हमारा इधर है वेक्टर बी, कितना हो गया ये 20 न्यूटन। एक हमने वेक्टर ए लिया उधर 10 और इधर हमने वेक्टर लिया कितना 10 न्यूटन। अगर ये मान लेते हैं वेक्टर ए 10 मीटर पर सेकेंड से और ये हमारा 20 वेक्टर में 20 न्यूटन है। हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दो वेक्टर सेम कब हो गए, देन उनका जब नेचर क्या होगा, सेम होगा। दो वेक्टर सेम कब हो गए, जब दोनों का नेचर सेम। यानी अगर इस वेक्टर को देखें तो ये वेक्टर किसको बता रहा है, वेलोसिटी को, और ये जो वेक्टर है हमारा बता रहा है किसको, फोर्स को। तो क्या दोनों वेक्टर का नेचर सेम है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाला वेक्टर बता रहा है वेलोसिटी को और ये वाला वेक्टर बता रहा है फोर्स को, इसलिए दोनों वेक्टर आपस में सेम नहीं होंगे। अगर ये वेलोसिटी होता तब तो सेम हो जाता, लेकिन अभी तक के लिए फिलहाल में ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि दोनों वेक्टर तभी सेम होंगे जब दोनों का क्या सेम होगा, नेचर सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एंटी पैरेलल है और दो वेक्टर सेम तभी होंगे उनका नेचर सेम होना चाहिए। अगर एक वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स, यानी दोनों क्या होने चाहिए, सेम नेचर के होने चाहिए। लेकिन यहाँ सेम नेचर तो नहीं है, तो ये है एंटी पैरेलल और ये है हमारा सेम नेचर कंडीशन। इसको अपना नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो इसको आप लोग नोट करिए जरा सा, ठीक है।
ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं। आज का लेक्चर यहीं फिनिश हो गया हमारा। इसके आगे जो है हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग डेली का डेली क्लास को अटेंड करने का प्रयास करिए और जो पढ़ाया जाए उसको आप लोग ज़रा रिवाइज करिए, क्योंकि रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे हमारी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, भूल जाएंगी। तो आप डेली का डेली पढ़ाए आपको थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।